आयुष। यस सर। अब समझ में आ रहा है? हाँ सर, अब समझ आ रहा है। हम्म, आप एक एफिक, हमारा नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? हेलो। एफिक, हाँ सर। तुम्हारा नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सर आफिक ही है। आफिक। आफिक या आफिक? सर आफिक। आफिक। ओके। डबल ए होना चाहिए ना? हाँ सर, बट सर वैसे ही है। वेक्टर पॉलीगन जानते हो? सर सुना हुआ तो है। चलो यही से शुरू करता हूँ। जैसे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए तुम्हें एक पॉलीगन की जरूरत पड़ा, वो भी पॉलीगन ही है ना? इसी को कहते हैं वेक्टर। समझ गए? तो सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसको डेफिनेशन भी लिख लेंगे। तो देखो, दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे। मान लो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। तो एक ट्रायंगल का यूज पड़ा था हमने, पड़ा था ना? हाँ अगर मान लो ए वन वेक्टर है, ए टू वेक्टर है, दोनों एक ही ढंग का है, तो ये रिजल्टेंट हो जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं ए वन प्लस। ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी, सर। राइट?
अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और आपसे पूछूं कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो वो कहाँ से कहाँ चला गया, इन सबका रिजल्टेंट क्या होगा? एडी। डी होगा। तो देखो, तो एडी एक पॉलीगन नहीं है, हाँ। क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक, क्या हो गया? ये रिजल्टेंट हो गया। किसका हो गया? सबका एडिशन हो गया, A1 प्लस A2 प्लस, तीनों का एडिशन है। तो तीन वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें एक कैसा पॉलीगन ढूंढना पड़ा जिसका टोटल साइड 4, राइट? हाँ सर। अगर मान लो 4 वेक्टर को ऐड करना हो तो कैसा जरूरत पड़ेगा? हम्म, A1 + A2 + A4। देखो, इसको एडिशन के लिए क्या जरूरत पड़ा? पेंटागन की जरूरत पड़ गई। तो उसी ढंग से सोचो कि अगर n वेक्टर है, n वेक्टर है, एक, दो, तीन, कितना दिखाओ? ऐसे दिखाते 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 मान लो यहाँ पर है n, ये an है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, एक और दिखा दो, ये an-1। इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा? देखो, तो ये समझ में आता है? हाँ। तो ये बताओ, ये पॉलीगन है कि नहीं है? हाँ सर। कितने यस साइड, सर। कितने साइड का पॉलीगन है? यस सर, एन सर। ना, ठीक से देखो। हाँ जी सर। हाँ बोल। नहीं, अभी तो क्लास शुरू हो गया ना। चलिए, ठीक। अच्छा सर, वो बोले थे कि फोटो खींच के भेजेंगे। हाँ, देखिए थोड़ा सा भेजिए, कोशिश करिए। चलिए ठीक है सर, मैं करता हूँ थोड़ा देर में। हम्म, समझ में आया? कितने साइड का पॉलीगन है ये? एन साइड का बोलिए। ठीक से काउंट करो। A1 A2 A3 कितने हैं, हाउ मेनी? A1 A2 से जाते हुए AN तक कितने हैं? तो N+1 होगा। हाँ, तो पॉलीगन है उसका साइड कितना है? N+1 होगा। तुम समझा जी? आयुष, यस सर। कितने साइड है इस पॉलीगन में? एन साइड है। कैसे? इसके साइड से भी हमें पता नहीं है, इसलिए एन मान लिया साइड। नहीं पता है, इसमें लिखा हुआ है A1 A2 कितना जा रहा है ये? A1 से लेके A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक जा रहा है? काउंटिंग नहीं आता है? ये एन तक ही जा रहा है यहाँ पे तो। और उसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट आर। तो, आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट और सारा मिलके कितना साइड हुआ? A1 + A2 + A3 A n तक। रिजल्टेंट नहीं है उस साइड?
वो उसको गिनते नहीं है शायद, ऐड करने के लिए वेक्टर। ट्रायंगल में कितने साइड होते थे? 3 साइड। तो A1 A2 तो दो ही होता था ना, बाकी तो एक रिजल्टेंट होता था। तो फिर सर n+1 साइड होगी। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने साइड है, इस पॉलीगन में कितने साइड है? n+1 साइड होगी। N+1 साइड है ना। तो अगर सोचो n वेक्टर है जो किसी n+1 साइड के पॉलीगन से, है ना, ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सर वो r वेक्टर। इसका n+1 साइड हो जाएगा। हाँ। वो भी उसके सारे ऑर्डर के, ये वाला ऑर्डर कैसा है, उल्टा है ना। चलो, तो आप मुझे इसी को लिखना है, इसी को कहते हैं वेक्टर पॉलीगन। है ना। कौन आ गया? समझ में आया? हाँ। तो इसी को हम लोग सिस्टमेटिक लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? इफ n vectors of same kind represented by n sides of n+1 sided polygon, ठीक है ना। टेकन इन एन ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? सर एक के हेड से दूसरा कट हाँ, लेना। एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। अगर ऐसा है, देन their resultant will be presented by n+1th है ना। वो भी कैसा? बट इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर हो गया? तो आर जो है हाँ। इन सब का रिजल्टेंट है। इन सब का रिजल्टेंट हो गया ना। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर मतलब कि हम वेक्टर का हमें पता है कि रिजल्टेंट जो होता है वो फर्स्ट के टेल से दूसरे फाइनल वेक्टर के हेड तक जाता है, बट हाँ, अगर, ऑर्डर में रहेगा तब। हाँ, हाँ, और सर लेकिन अगर हम मान ले रिजल्टेंट को भी अगर हम ऑर्डर में ही रखते तब भी वो पॉलीगॉन तो बनाएगा ही ना। तो पॉलीगन तो ज्योमेट्री का चीज है ना। हाँ। तो मतलब वेक्टर वाइज हम उसको वेक्टर पॉलीगॉन नहीं कंसिडर करते।
नहीं, वेक्टर पॉलीगन एक कंस्ट्रक्ट नेम है, इसका नाम है वेक्टर पॉलीगन थ्योरम। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे A1 + A2, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये। जो रिजल्टेंट आएगा उसको A3 के साथ जोड़ोगे तो आ जाएगा ये। वैसे करते चले जाओगे तो लास्ट में ये वाला सारे का ए से लेके n-1 तक का वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा ये। उसके रिजल्टेंट को an के साथ जोड़ोगे तो फिर से ट्रायंगल लॉस आ जाएगा। हाँ, इसका पूरा नाम है वेक्टर पॉलीगन थ्योरम। क्या नाम है इसका? वेक्टर पॉलीगन। हाँ, सो पॉलीगन थ्योरम क्यों बोलते हैं थ्योरम? जिसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं उसे कहते हैं वेक्टर पॉलीगन थ्योरम। समझा? अब बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? नहीं सर, समझ में आया। आ गया ना? चलो अभी क्वेश्चन करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। देखो, एक 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। A1 जो है 8 मीटर है और इधर ईस्ट है। समझ गए? उस पे 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 मीटर है। ये एंगल है 37 डिग्री और 10 मीटर। अरे 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 अरे। गड़बड़ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक। ये 10 मीटर है और ये एंगल है 7 डिग्री। और फिर फिर यहाँ से 6 मीटर ऊपर है। ये है ये है A2 और ये है A3। 6 मीटर। तो इन सब का रिजल्टेंट बताना है आपको। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ A1, A2। सब लोग फाइंड ये कर। ये 3 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड है ना? हाँ, नॉर्थ की तरफ था ऊपर। ये नॉर्थ। ऊपर नॉर्थ है, दाहिने साइड में ईस्ट है। समझे? हाँ सर। चलो, सर इसमें वो cos 143 की वैल्यू डाल के कर सकते हैं क्या? cos 140 कहाँ से आ गया तुम्हारा? 140 नहीं, 143। कर सकते हो, अगर 143 का वैल्यू आता है तो कर सकते हो।
हो जाएगा। हाँ सर सर सर। सर आगे आंसर 20 मीटर मैग्नीट्यूड है एंड एंगुलर डायरेक्शन tan इनवर्स 3/4। हाँ, गुड। आर का वैल्यू आ रहा है, गुड, 20 मीटर। और डायरेक्शन क्या बताया, tan इनवर्स 3/4। 3/4। ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, 37 डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, हाँ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेरी गुड। और किसी से हो गया? आयुष? नहीं सर, ये वाला समझ नहीं हो रहा। देखो, वेक्टर एडिशन जो होते हैं कम्यूटेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए दिया गया कि A1 ऐड करो, उसके साथ A2 ऐड करो, समझे? A2 ऐड करो, A2 ऐड करो और A3 ऐड करो। अगर A1 A2 ऐड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो A1 के साथ अगर A3 पहले ऐड कर लें और फिर इनके जो रिजल्टेंट आएंगे उसमें हम A2 को ऐड कर दें। एक ये हो, अपिक, अपिक सर थोड़ा सा अलग किया था। क्या था? हाँ सर। अच्छा चलो, वो भी तुमसे सुनूंगा तुम क्या क्या किए थे। तो देखो, आप ये ध्यान से देखो, A1 का वैल्यू था 8 मीटर ईस्ट की तरफ, है ना, और A3 का वैल्यू था 6 मीटर नॉर्थ की तरफ। और इनके जो रिजल्टेंट आएंगे ये हो जाएगा A1 + A3। ठीक है। और A2 को देखो, जो बचा हुआ था उसको आप यहां से रख लो, A2 10 मीटर, वही एंगल है। और इसका भी एंगल फाइंड करोगे तो 37 ही आएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि A1 + A3 का क्या वैल्यू आएगा? 10। 10 मीटर आएगा और 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऑफ ईस्ट। ठीक है। अब देखो, हमें इसको और इसको ऐड करना है। तो अगर मैं इसका अलग से फिगर बना लूं तो ये हो गया हमारा A1 + A3, और उतना ही बड़ा और उसी डायरेक्शन में है A2, है ना। A1 + A2 ये एक वेक्टर मान लो 10 मीटर का, और A2 ये भी 10 मीटर का, उसी डायरेक्शन में। तो इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 20 मीटर। हाँ, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 20 मीटर
जो कि अब देखोगे तो A1 + A2 + A3, ऐसे तो लिखना चाहिए A1 प्लस, अरे ये A3 है, A1 + A3, लेकिन हम इसको कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। मतलब जैसे अलजबरा का रूल है वैसे यहाँ भी रूल हो जाता है। और ये कितने एंगल बनाए हुए हैं यहाँ से? 37। दैट्स वाई जो फाइनल आंसर है ए, दैट इज जो हमें पूछा गया था, R = A1 + A2 + A3, कितना हो गया? 20 मीटर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया हाँ सर। आयुष? यस सर, आ गया समझ। हाँ, और अगर गलती से आपने हाथ लगा दिया A1 + A2 को ऐड करने के लिए, तो इससे भी आएगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा सॉल्यूशन करा देगा। इसको वेक्टर से ऐड करोगे, फिर एंगल फाइंड करोगे, फिर उसके एंगल इसके साथ फाइंड करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट आप कोशिश करोगे तो ला सकते हो, घंटों ले जा सकता है। तो यही आईआईटी के एग्जाम में ऐसा ही कुछ कर देता है। अगर सही प्रोसीड्योर आप पकड़ लिए तो तुरंत सामने आंसर दिखाई देगा, और अगर सही नहीं पकड़ते हो तो तुमको इधर उधर उलझा देगा। समझे? और इस बार तो मेडिकल का भी एग्जाम को देख के अ, अच्छा से अच्छा बच्चा ही 15-20 क्वेश्चन ही फिजिक्स में बनाया है। केमिस्ट्री भी बहुत टफ आया है, और फिजिक्स तो महा टफ पूछ दिया है। मतलब जो सिलेक्शन पिछले बार 650 था, लोगों का कहना है कि इस बार बिलो 500 आने वाला है, 500 से नीचे में भी हो जाएगा। तो भाई सबका कंपटीशन अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे टफ हो रहा है। फिर भी इंडिया है। हाँ बताओ आफिक, तुम कैसे सॉल्व किए हो? सर मैंने क्या किया, सबको एक्स एक्सिस में पहले देख लिया, उसके बाद वाई एक्सिस में। तो जब एक्स एक्सिस पे हम खाली देखेंगे, हमें फाइनली रिजल्टेंट तो निकाल ही लेंगे हम, वो रूट अंडर तुम आर एक्स। तुम कंपोनेंट मेथड यूज करना चाह रहे हो हाँ है ना? हाँ। तो तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है ना। हाँ, चलो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ऐड करो। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन बिलो। तो A1 वेक्टर है, सपोज करो 50 मीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है। A2 वेक्टर है, चलो इसको भी 50 मीटर ही रख लेता हूँ, और ये है 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और A3 जो है वो भी 50 मीटर है, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलो 50 50 50 मीटर है सब। ये एम कॉमा है, ऐसा लग रहा है कि वन लिखा गया है। इसको ऐड करो। श्रेयस तुम्हारा बहुत देर हो गया आज ज्वाइन करने में। हाँ सर, बाहर था इसलिए भी आया join। बाहर कहाँ चले गए थे? सर ये गेस्ट आए थे तो उनको के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई बात
25/√2 आ रहा है। आर का क्या वैल्यू आया? 25 A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना आया? कौन आंसर फाइंड किया? आफिक? जी सर। 25/√2। श्रेयस फाइंड किया? और डायरेक्शन? 25√2। अच्छा, 25/√2। ओके। और डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा, 45 डिग्री अगर है तो नॉर्थ ईस्ट। हम्म। देखो तो सबका ऐसा ही आ रहा है। हम्म। श्रेयस? श्रेयस तो कर ही दिया। आफिक तुम बताओ। सर इसमें नहीं आ रहा है सर। आयुष? नहीं सर, इसका नहीं। सर 25/√2 आ रहा है, लेकिन फिर डायरेक्शन उसका नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ओके। सर मैग्नीट्यूड निकालना है क्या? दोनों निकालना है, वेक्टर में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। अगर मैग्नीट्यूड में 50 आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो तुम 25/√2 बताए हो। नहीं, अभी तो लिखा हो तुम, देखो मैं लिख दिया हूँ। सर अभी 50 आ रहा है। 50 है तो फिर ठीक है। हाँ सर 50 तो आ गया, मुझे भी मेरे पर डाउट हो रहा था। 50 मीटर नॉर्थ सर ईस्ट। 50 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट 45 हाँ डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू। तो देखो, चारों वेक्टर, तीनों वेक्टर को आप लिखो, ऐसे लिखोगे। ये हो गया आपका A1, इससे 45 डिग्री है। और ये A1 है, 50 मीटर है। दूसरा वेक्टर किधर है? देखो ये भी 50 मीटर है। और ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना है? 45। और तीसरा कौन सा वेक्टर है? 50 मीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। हम्म, तो ये हो गया तीसरा वाला। अब देखो, मुझे फाइंड करना है इन तीनों का सम। अगर A1 प्लस A2 फाइंड करोगे तो लेंदी हो जाएगा। आप पहले A1 प्लस A3 को फाइंड करो, और जो आएगा उसके साथ A2 को ऐड कर दो। अरे नहीं, A2 प्लस A3 करो, सॉरी सॉरी सॉरी। आप पहले फाइंड करो, A1 को छोड़ दो, और आप इसको पहले फाइंड करो, A2 प्लस A3। सर A1 लेंदी क्यों हो जाएगा? A1 को छोड़ के आप A2 A3 को ऐड करो पहले। बोलो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सर वो जीरो हो गया।
तो वो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनका एडिशन आसान होता है ना। तो ए टू प्लस ए थ्री का वैल्यू 0 है और उसमें ए1 ऐड हो गया, अल्टीमेट ए1 ही आ गया। ए1 का जो वैल्यू दे रखा है वो लिख लो, 50 मीटर, 45 डिग्री, हो गया आंसर। समझ में आया यूज? यस सर। हाँ। तो ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारा वेक्टर को ऐड करना है तो पहले वो वेक्टर को ऐड करेंगे जो आपस में एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्योंकि इन तीनों को बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हो। सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, सिंपली दोनों का एडिशन हो जाता है, अलजेब्रिक एडिशन ही हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लो, जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट है उसी का डायरेक्शन का हो जाता है रिजल्टेंट। और 90 डिग्री पर एक दो वेक्टर होते हैं तो इनका एडिशन इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, ये आपको आता है। तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन और 90 डिग्री, अगर ये तीनों मिल रहा है तो आप इन तीनों को पहले प्रीफरेंस दो, ठीक है, तो उससे इजी हो जाता है। ऐसे आप दूसरा तीसरा भी ढंग से ऐड करोगे तो भी आएगा। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे से ऐड करोगे, तो घूम फिर के इतना ही आंसर आएगा, बट बहुत ही लेंथी होगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ। चलो, हाँ। और एक रिजल्टेंट फाइंड करो। R इज इक्वल टू A1 + A2 आपको फाइंड करना है। A1 जो है वो दिया हुआ है 4 मीटर, और ये है 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। और A2 जो है वो 3 मीटर है और वो है 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हूँ, जल्दी से इसको करके बताओ। सर 5 मीटर है क्या? हाँ 5 मीटर है, गुड। तो 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया। सर 5 क्या है, 5 मीटर। 5 मीटर तो रिजल्टेंट हो गया, डायरेक्शन भी बता 5 मीटर नॉर्थ सर, 5 मीटर नॉर्थ में। ना। सर ईस्ट आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक से करो, हड़बड़ाओ नहीं। सर बेस्ट है सर। चलो देखो, तुम लोग को अब सॉल्व करने की जगह आप अनुमान लगा रहे हो, दिस इज वेरी बैड, ऐसा नहीं करो।
आपको सीखना पड़ेगा। अनुमान पे फिजिक्स नहीं चलेगा, ना अनुमान पे चलेगा और ना आपके मेमोरी पे चलेगा। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो दिक्कत होगी। बहुत बच्चा सोचता है हम याद कर लेंगे। याद कर लोगे भाई। सबसे पहले ये देखो, यहाँ ईस्ट वेस्ट नहीं दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस दिया जाता है तो आपका आंसर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा वेक्टर है, देखो तो 4 मीटर है, 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस ऐसा भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से 20 डिग्री इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से 20 डिग्री इधर भी हो सकता है। अब इसको मानूं या इसको मानूं, 20 डिग्री इधर भी हो सकता है, 20 डिग्री इधर भी हो सकता है। कौन मानना होगा? सब ऊपर वाला। नीचे वाला क्यों नहीं? एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। हाँ, ऑलवेज कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मानेंगे पॉजिटिव एंगल। तो देखो ये 4 मीटर है, 4 मीटर है, 20 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे एरो के साथ दिखाएंगे एंगल को। दूसरा वेक्टर जो है ध्यान से देखो, वो वाई एक्स एक्सिस के साथ 110 मीटर है, यहाँ से 110 मीटर, और ये है 3 मीटर। देखो तो समझ में आया। हाँ अब ये जो दिया हुआ है उससे हमारा ऐसा फिगर बना है। तो बताओ कौन से लॉ से, कौन से चीज से आप इसको ऐड करोगे? पहले तो ये बताओ सर पैरेललोग्राम। हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है? तक 90 डिग्री। हाँ, एंगल बिटवीन A1 एंड A2 बहुत जरूरी है। गुड। अब कौन से मेथड से ये एडिशन होंगे? सर पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम से होगा। ट्रायंगल से भी कर सकते हो, अगर एक को आप डिस्प्लेस करके यहाँ ले आओ तो आप ट्रायंगल से भी कर सकते हो। खैर यहाँ पर आप पैरेललोग्राम से कर लो, बेटर ये है जो दिया हुआ कंडीशन। तो दिस इज द रिजल्टेंट। कितना होगा रिजल्टेंट? ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, 3 4 एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 कितना होगा? 5। 5। 5 मीटर। और ये एंगल कितना होगा? 37। तो इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज A1 प्लस A2, उसे हमें ऐसा लिखना चाहिए। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख लो 5 मीटर, फिर क्या लिखेंगे? तो 57 डिग्री नॉर्थ। नहीं, 57 डिग्री एक्स एक्सिस। हाँ अब सही बता रहे हो, इन दोनों को ऐड कर लो ना, 57 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। सो जैसा क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में आंसर। आप क्यों फोर्स कर रहे हो कि एक्स एक्सिस को हम ईस्ट ही माने? अगर ईस्ट दिया रहेगा तो ईस्ट मानेंगे, नॉर्थ दिया रहेगा तो नॉर्थ मानेंगे, एक्स एक्सिस दिया है तो एक्स एक्सिस के साथ लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बारीकी आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और नहीं तो गलती। समझ में आया? यस हाँ सर। हम्म। थोड़ा अब आगे पढ़ें, और उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट्स। देखो ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। बच्चा को लगता है कि हम बहुत आसानी से समझ रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर लेता है।
तो सबसे पहले एक वेक्टर लेते हैं आर। अब इस वेक्टर को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दो वेक्टर का एडिशन है? अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि A1 A2 का रिजल्टेंट कौन सा है? और इसीलिए उल्टा सोचना है ना। क्या है? इफ रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A1 एंड A2 इज R। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं देन वी कैन से द vector components of R are A1 and ऐसा कर सकते हैं। इससे और बेटर हो सकता है कि ऐसा लैंग्वेज हम यूज करें, इफ if R is the resultant of A1 and A2, then हम लोग उल्टा बोले A1 and A2 are the vector components of, बोल सकते हैं? यस ठीक है ना। चलो फिर से देखते हैं, वही R है सेम, बट इस बार इसका एडिशन ये है। इस बार देखो तो, अगर मैं इसको कहूं कि ये B1 है, ये B2 है और ये B3, तो ऐसा है सिंस R is equal to A1 plus A2 plus A3, therefore हाँ A1 A2 लिख रहा हूँ, सॉरी, B1 B2 माना हूँ ना। R is equal to B1 plus B2 plus B3, it means therefore हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि B1 B2 B3 क्या है बताओ? B1 वेक्टर कंपोनेंट्स। B1 B2 and B3 are the vector components of R। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल रहा है कि A1 A2 है, अगर उसको ऐड करोगे तो एक यूनिक रिजल्ट देगा, R ही देगा रिजल्ट। लेकिन R को जब हम ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो A1 A2 आ गया, फिर भी आ गया B1 B2 B3। अगर इसी R को और तीसरे ढंग से स्प्लिट करें, सेम R को अगर मान लो ऐसा 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 ऐसा, सेम R को अगर मैं कहूँ C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो उसी R को हम कह सकते हैं कि R का
C1 C2 C3 क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर। C1 C2 ऐसा कहां तक गया, C6 आर द क्लियर हो गया। तो यस सर। तो आर को अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक करें, स्प्लिट करें, तो कोई यूनिक रिजल्ट नहीं है। ऐसा अलजबरा में भी है, अलजबरा में भी आप ऐसा करते हो। जैसे आप 5 + 10 को ऐड करते हो तो एक यूनिक रिजल्ट दोगे, 15 होगा और सिर्फ 15 होगा, यूनिक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि 15 को स्प्लिट करो, तो किसी की इच्छा होगा तो कहेगा 2 + 13, ठीक है। कोई कहेगा नहीं नहीं 4 + 11, भी ठीक है। कोई कहेगा नहीं 8 + 7, कोई कहेगा नहीं नहीं 5 + 5 + 5। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि 15, आप बता पाओगे कि 15 जो है किससे किससे मिलकर बना हुआ है, इनके फॉर्मेशन में एडिशन में किसका किसका था। आप कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ पता नहीं है। तो अपने सुविधा से, अपने जो भी हमें बेनिफिट देगा उसके अकॉर्डिंग हमें स्प्लिट कर लेंगे। तो जैसे आप इसको सोचते हो वैसे ही वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो देखो सबसे पहला है कि बहुत सारा सेट है। जैसे आर का कंपोनेंट सेट एक A1 A2 है, दूसरा सेट है B1 B2 B3, तीसरा है C1 C2 C3 अप टू C6। तो ऐसे और कितने सेट हो सकते हैं, हाउ मेनी सेट्स ऑफ कंपोनेंट। सही। हाँ, फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं बोलना चाहिए, एन कंपोनेंट सेट हो सकते हैं। एम बी एस सर। हाँ, तो ए वेक्टर है कितना हो सकता है, एन सेट्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स, है ना। वेक्टर एंड इन ईच सेट, in each set any number of in each set m रख लो, कुछ भी हो सकता है, m नंबर ऑफ m वेक्टर कंपोनेंट्स लिख लो, m वेक्टर कंपोनेंट्स may be possible, set and vector components are possible। क्या होता है इसको, सब में पॉसिबल लिख लो। समझ में आया, m कितना हो सकता है। तो m जो है, m का वैल्यू 1 से शुरू होकर कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 10 20 50 100 1000 लाख करोड़ कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। समझ में आया। अब एक और चीज पढ़ना होता है, उसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है, ऐसा कंपोनेंट जो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब द कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स लिखो, रेक्टेंगुलर पूरा ही लिख लो, रेक्टेंगुलर। समझ में आ रहा है। यस सर।
यहाँ पर है द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, है ना, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, then called, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर, समझ में आया? यस सर। तो चलो अब मुझे बताओ कि जैसे कोई वेक्टर है, आर वेक्टर है, इसका ये वाला और ये वाला, अगर मैं ये कहूँ ये A1 है, देखो यहाँ दो कंडीशन है। पहला तो है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू आर है, और दूसरा कंडीशन है A1 इज परपेंडिकुलर टू A2। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए A1 A2 क्या है, A1 एंड A2 आर कैसा है बताओ, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट्स। सिर्फ कंपोनेंट्स भी लिखते हैं, लेकिन वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर। तो अब ये बताओ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मुझे एक दिख रहा है, एक सेट दिख रहा है A1 A2, और भी सेट संभव है? जैसे रेक्टेंगुलर नहीं था तो देखो बहुत सारा आ गया था, A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो रेक्टेंगुलर में क्या रेक्टेंगुलर होते हुए और दूसरा सेट पॉसिबल है, दो ही का या तीन का, चार का, पांच का? दो ही पॉसिबल। नहीं है पॉसिबल। कोई और सेट बना सकते हो, कोई ड्रॉ कर सकते हो? हाँ सर, एक लाइन अबाउट लाइन परपेंडिकुलर थी हैं, सर, बोलो और बोलो। साइड बन सकते सर, एक और लाइन परपेंडिकुलर खींच सकता है। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, बोलो। अगर ये आर है, वही ड्रॉ कर लेता हूँ, सेम सेम वेक्टर आर इज देयर। बताओ और कौन सा हो सकता है वेक्टर कंपोनेंट? सर एक पर जो जैसे मैंने माना A1 राइट की ओर गया और उससे A2 नॉर्थ की तरफ गया, तो और कुछ बताओ। अगर और पॉसिबल है, आपको लगता है कि हम और ड्रॉ कर सकते हैं, तो बताओ। सबका एडिशन आर हो जाना चाहिए रिजल्टेंट, और एक दूसरे पे 90 डिग्री होना चाहिए। अगर है तो आप बताओ, बोलो। आफिक, सर सोच रहा हूँ। ये सब पढ़ाई नहीं हुआ है? आयुष, यस सर। कोई और बना सकते हो डायग्राम, कोई वेक्टर डायग्राम हो सकता है कि? नहीं, इसमें तो नहीं बनेगा आप सर। हाँ,
नहीं बन रहा है सर, एक साइड ओपन ही छूट जाएगा। और अगर मैं ऐसा एक बनाऊं तो हम्म, वो उल्टा कर दिया, सॉरी। ये बनाऊं तो सर ये तो फिर वही सेम चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? फैक्टर डिस्प्लेस करके आपने कर दिए हाँ, तो। तो बिल्कुल एक बार लग रहा है, लेकिन ऊपर से देखोगे तो A1 = B2 है, और A2 = B1 है। तो कोई नया सेट नहीं मिला, मतलब दोनों सेट जो है एक ही है। मतलब A1 A2 एंड B1 B2 दो सेट हैं, बट सेम सेट, डिफरेंट नहीं है, आर नॉट डिफरेंट सेट, एक ही सेट है। हो सकता है 3 वेक्टर का एडिशन होके हो जाए, 4 का हो जाए, 5 का हो जाए। बोलो। चलो मैं एक और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो यार है, और A1 मान लो ऐसा लिया, A2 इससे 90 डिग्री पे लिया, A3 इससे 90 पे लिया, A4 इससे 90 पे लिया, A5 इससे 90 पे लिया। नहीं होगा। ये नहीं है A1 A2 A3 A4, ये सब नहीं है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90। देखो तो C1 C2 C3 C4 C5 आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। बोलो। ये सब है कि नहीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? श्रेयस, यस सर है। आयुष, सर अभी सोच रहा हूँ एक। रेक्टेंगुलर के लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री चाहिए ना। सबका एडिशन आर हो जाए और 90 डिग्री पे हो। बोलो। कोई कोई नहीं होगा। आफिक, सर यहाँ से तो लग तो रहा है, हो सकता है, बट ये भी तो पॉसिबल है ना कि जो आपने कंपोनेंट्स में C1 C2 C3 C4 C5 है, ये खुद उनके कंपोनेंट्स बन रहे हैं। जो वेक्टर कंपोनेंट हमने तो एक्चुअली में आर को तोड़ा था, दो एक्स और वाई जो भी उन्होंने एक्सिस मानते हैं, ऐसे कहाँ जैसे। कंपोनेंट बनो, उससे तो किसी किसी का कंपोनेंट हो जाएगा।
C1 C2 C3 C4 C5 कंपोनेंट है कि नहीं आपके पास, बताओ। हाँ सर। है। और C1 से C2 के बीच में एंगल क्या है? 90। C2 C3 के बीच में, 90। C3 C4 के बीच में। तो ये सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुए या नहीं? हाँ सर। बोलो। हाँ सर वो है। चलो, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, एंगल बिटवीन C1 एंड C3 कितना है? सर 180। 180। जो 90 नहीं है ना, 90 होना चाहिए। जितने कंपोनेंट है सब एक दूसरे पे 90, सक्सेसिव नहीं। इसलिए ये कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। सो दे आर नॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझ में आया? यस हाँ। सर। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने के लिए 2D में दो ही वेक्टर हो सकते हैं और 3D में तीन हो सकते हैं, है ना? हाँ। इन 2D, 2 डायमेंशन में, है ना, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ओनली 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर। चला गया, ऑफ आर। एंड इन 3D, 3 डायमेंशन कितना होगा? 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 3। 3 कंपोनेंट्स, है ना? 3 भी 3, दो बार 3 लिख रहा हूँ। 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया? हाँ। चलो, एक चीज और। अच्छा, 2D में दो ही हो सकता है, अलग अलग सेट नहीं हो सकता है ज्यादा। A1 A2 के अलावे, देखो A1 A2 B1 B2 हमने यहाँ ड्रॉ किया था, उसके अलावा और नहीं हो सकता है? हम्म, क्या लग रहा है? 2D में एक वेक्टर का एक ही सेट होगा और उस सेट में ओनली 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, या एक से ज्यादा सेट संभव है? बोलो बोलो। ये कंक्लूजन कर लिया जाए, किसी वेक्टर का 2D में एक ही सेट होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, और उस सेट में केवल दो ही वेक्टर होंगे, A1। सर सेट पॉसिबल है, एक सेट। एक और सेट पॉसिबल है? एक और नहीं सर, शायद हाँ बताओ, सेट तो हो सकते हैं और भी। तो ड्रॉ करके बताओ कौन सा हो सकता है। मैंने तो एक कोशिश किया, तो फिर वही निकल आया, A1 = B2, A2 = B1। अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी सेट संभव है तो बताओ कौन सा है। नहीं नहीं सर, फिर ये डिस्प्लेस करके नहीं कर सकते वेक्टर।
वो तो एक ही बात हो गया ना, वेक्टर तो वही है, उधर उधर डिस्प्लेस करने से वेक्टर बदलते नहीं है। हाँ तो एक ही बात हो गया। जैसे मान लो आयुष अभी घर में है और घर से बाहर निकल जाएगा, गली में आ जाएगा, तो आयुष से दूसरा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा वो, क्या आयुष ही रहेगा। सर, सेम सेम ही है। सेम। तो वैसे ही A2 जो वेक्टर है, आर का एक कंपोनेंट है, उसको हम थोड़ा सा स्लाइड कर दिए हैं, तो नाम रख दिए B1, तो B1 बन गया। ए वो तो A2 ही है ना जी। यस सर। इसको दूर कर दिया, कहे कि एक नया वेक्टर बन गया। हम्म। हाँ सर। ऐसा नहीं है ना। चलो। सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकिन कांस्टेंट रह सकता है ना, बस दो अलग अलग पेयर के थ्रू। कांस्टेंट ही होता है, दोनों वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी। अब हाँ। A2 और B1 को देखोगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर्स, है ना। हाँ चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक चीज आपको बताता हूँ, फ्रेश पेज पे करता हूँ। देखो मान लो एक सर्कल है, और इस सर्कल में, चलो ऐसा ही ले लेता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ जो एकदम डायमीटर कह रहा हूँ मैं, आर। समझ रहे हो, एकदम एकदम डायमीटर है। ठीक है। तभी बताओ, इसमें एक वेक्टर ऐसा हमने लिया था, दूसरा ऐसा लिया था, इसी का नाम रखे थे A1 A2। बोलो। हाँ। अच्छा, और अगर मैं ऐसा कहूँ, इसको B1 मान लो और इसको B2 मान लो, तो B1 B2 क्या है, आर का आर। कंपोनेंट नहीं है। हाँ और क्या B1 B2 एक दूसरे पे 90 नहीं बना रहा एंगल। तो बना। ये कैसा कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है, सर रेक्टेंगुलर नहीं है। हाँ। ये एंगल 90 बनता है, पता है ना। हाँ सर। अगर एक कॉर्ड आप मान लेते हो डायमीटर, तो सरकमफेरेंस से जितने मिलाओगे सब 90 बनेगा। पढ़े हो। यस सर, सेमी सर्कल के एंगल 90। हाँ, सेमी सर्कल। और फिर तीसरा वेक्टर ले लो, तीसरा सेट ले लो, C1 C2। ये कैसा होगा। बात बोले। अब बताओ कि एक वेक्टर है, उसके कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सेट हो सकते सर हैं। सब एन एक। एन नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हाँ। हैं, और हर सेट में 2D में दो और 3D में तीन। तीन तीन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। ये हो गया एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। क्या लिखेंगे, वेक्टर, हाँ ऐसा लिखेंगे, वेक्टर हैव एन नंबर, नंबर क्या लिख रहा हूँ,
n number of rectangular component, set of rectangular component है ना, n number of set of sets of rectangular component, and in each set क्या है बताओ, in each set there are two rectangular components in 2D and three rectangular components in 3D। ठीक है, 2D में दो, 3D में तीन, हर सेट में। तो एक वेक्टर का बहुत सारा सेट हो सकता है, हाँ, इसमें बहुत सारे सेट में से एक सेट ऐसा हो गया कि जो एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, समझे? दूसरा कैसा जा रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इसको वाई एक्सिस मान। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ जाता है उसे हम लोग कहते हैं ए एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस की तरफ जा मतलब यही है, आप इसको ए1 वेक्टर मान लो और ए2 वेक्टर को आप इसको ए वाई जे वेक्टर कहते हैं। समझ में आया? इसको एक्स कंपोनेंट और दूसरे वाले को वाई कंपोनेंट। 3D रहेगा तो हो सकता है एक सेट में एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ और एक जेड एक्सिस की तरफ, तो उसको एक्स एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। समझ में आया? चलो अब देखो, इसमें हमने एक जगह लिख दिया ए एक्स आई कैप। ये आई कैप क्या होता है? डायरेक्शन। हाँ, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा, मैग्नीट्यूड 1। हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो कोई भी वेक्टर है, जैसे ए है, ए कैप लिखने का मतलब कि एक यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 ही होगा, है ना। अब जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ए इधर की ओर है, आपको जो गारंटी नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर इधर की ओर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसको लिख देंगे ए कैप। ये क्या हो गया? एक वेक्टर जो ए की तरफ है लेकिन यूनिट वेक्टर है। ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर ए हो गया, और इसमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट के 1 हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, सिर्फ इसका डायरेक्शन हो गया। तो यूनिट वेक्टर जो है ज्यादातर यूज किए जाते हैं डायरेक्शन को असाइन करने के लिए। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब बताओ यूनिट वेक्टर कितने ढंग के होते हैं? तो हाँ, जितने डायरेक्शन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दो ढंग के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, या इसी को कहते हैं फिक्स्ड यूनिट वेक्टर, और दूसरा होता है वेरिएबल यूनिट वेक्टर। तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर में क्या हो गया? मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, फिक्स्ड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, और वो कितना है? 1 के इक्वल है।
इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, दोनों कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। ऐसे यूनिट वेक्टर को हम लोग कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, इसको किसको किसको कहते हैं, आई कैप कहते हैं, जे कैप कहते हैं, के कैप कहते हैं। सर ठीक है। आई कैप किधर की ओर होता है, आई कैप होता है X अलोंग axis, एक्स एक्सिस, है ना। जे कैप किधर होता है, Y axis, सर Y axis, के कैप, Z, Z axis, अच्छा माइनस आई कैप किधर होगा, minus, माइनस एक्स एक्सिस या अपोजिट टू एक्स एक्सिस। माइनस जे कैप किधर होगा, minus Y axis, अपोजिट टू वाई एक्सिस। ये ज्यादा अच्छा है, माइनस के कैप minus X, अपोजिट टू जेड एक्सिस। और वेरिएबल यूनिट वेक्टर में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज वेरिएबल। जिसका डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा चलो, मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक पार्टिकल है जो चला जा रहा है ईस्ट की तरफ, इसका वेलोसिटी लिखा हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक है। और एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ऐसा, और इसका स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका स्पीड इधर की ओर है 1 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये बताओ, इनमें से कौन सा कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेरिएबल यूनिट वेक्टर है। सर पहला वाला कांस्टेंट है, पूरा दूसरा वाला हम्म, और यहाँ से सोच लो, उल्टा तो नहीं बोल रहे हो या गलत तो नहीं बोल रहे हो। अच्छा चलो, अभी डिसाइड हो जाएगा। और इस वाले वेलोसिटी को अब बताओ तो, क्या यह यूनिट वेक्टर है। सर हाँ बोलो बोलो, देखो जो दिल में आए वो डिस्कस करो, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। सर यूनिट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड का काम होता है, तो डायरेक्शन तो जरूरी नहीं है सर। डायरेक्शन तो ईस्ट की तरफ है,
ये जो वेलोसिटी था, जो उसको हम एरो से दिखा रहे थे, 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, उसी वेलोसिटी को लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो बताओ कौन सा है यूनिट वेक्टर, ऊपर वाला या नीचे वाला? आप एक हाँ, सर वो तो सर, अगर हम डेफिनेशन वाइज चले तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन तो यही होता है कि उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। तो नहीं, ऐसे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ खास है। चेंज तो 5 न्यूटन का फोर्स वो भी नहीं चेंज अगर है, 100 न्यूटन का फोर्स वो भी चेंज नहीं है, थोड़ी हम दोनों को कह देंगे कि भाई ये यूनिट वेक्टर है। तो जैसे ये केस में बी वेक्टर का 100 सेंटीमीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट आता है, जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड होगी तो ये 1 आई कैप की तरह हम लिख सकते हैं इसको। बट अगर हम वो सर्कुलर मोशन वाले कंडीशन को देखेंगे तो उसमें स्पीड जैसे 1 मीटर पर सेकंड है, बट डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज होगा। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये वेरिएबल यूनिट वेक्टर है या नहीं है? हाँ, तो सेकंड वाला तो वेरिएबल लग रहा है। है यूनिट वेक्टर। और इधर 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये यूनिट वेक्टर है या नहीं? हाँ सर। और 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो ये तो फिर नहीं हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है? मैग्नीट्यूड का ही अंतर है लेकिन मीनिंग तो सेम ही होना दोनों डिफरेंट वेक्टर है या सेम वेक्टर है? चाहिए। वेक्टर तो सेम है। एक को कहोगे यूनिट वेक्टर है, दूसरा को कहोगे नहीं ये यूनिट वेक्टर। चलो ये होमवर्क रहा, आप लोग इसको अच्छा से सोच के आंसर करना। देखो अगर आप सिर्फ सोचोगे टेंथ के जैसा कि हमने पढ़ लिया रट्टा मार लिया, तो वैसा दिक्कत हो जाएगा, है ना? हाँ जी सर, नमस्कार। कोई बात नहीं, बताइए।